राजधानी पटना का पारस हॉस्पिटल। दिन दहाड़े 5 लोग आते हैं, अस्पताल के दूसरी मंजिल पर चढ़ते हैं, कमरा नंबर 209 के सामने रुकते हैं और फिर गोलियों की बौछार करते हैं। जी हाँ, हॉस्पिटल के भीतर गोली चलती है और जिसे मारा जाता है वो कोई आम आदमी नहीं, बक्सर का कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा। वही चंदन जो कभी खुलेआम कहता था कल मारूंगा, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया। आज आपको बताएंगे दोस्ती से दुश्मनी और मौत तक की वो कहानी जो बिहार की सियासत और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े करती है। इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने पुलिस और प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल दी है। यह कहानी बक्सर के 2 खूंखार अपराधियों चंदन मिश्रा और शेरू की है, जिनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और अंततः इसका अंजाम एक निर्मम हत्या के रूप में सामने आया। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। राजधानी पटना का मशहूर पारस हॉस्पिटल। यहाँ 5 लोग बेखौफ होकर घुसते हैं। ये किसी मरीज को देखने नहीं आए, बल्कि इनका मकसद कुछ और ही था। जी हाँ, अस्पताल के दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 209 के बाहर पहुंचते ही वे पिस्टल में गोलियां भरते हैं और फिर कमरे में दाखिल होकर मरीज को बड़ी बेरहमी से गोली मार देते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद वो बड़े इत्मीनान से मौके से फरार हो जाते हैं। जिसे गोलियां मारी गई थी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह था बक्सर का कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा, जिस पर दर्जनों हत्याओं के आरोप थे और उसे हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा भी हो चुकी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर चंदन मिश्रा अस्पताल में कैसे पहुंचा और उसे किसने मारा। बाद में पता चला कि इस हत्याकांड को शेरू ने अंजाम दिया है, जो एक समय चंदन मिश्रा का जिगरी दोस्त और अपराधों का साथी था। लेकिन समय के साथ उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जी हाँ, क्रिकेट के मैदान से अपराध की दुनिया तक चंदन और शेरू की कहानी। यह कहानी शुरू होती है बिहार के बक्सर जिले से, जहाँ के सिमरी गांव का रहने वाला था ओंकारनाथ सिंह, जिसे शेरू कहा जा रहा है, और पड़ोस के सोनबरसा गांव का चंदन मिश्रा। दोनों ही क्रिकेट के बड़े शौकीन थे और क्रिकेट खेलते खेलते इनकी दोस्ती हुई थी। यह दोस्ती इतनी गहरी थी कि साल 2009 में क्रिकेट खेलते समय जब अनिल सिंह से इनका विवाद हुआ तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। दोनों को जेल हुई, चूंकि दोनों नाबालिग थे इसलिए जल्द ही रिहा भी हो गए। लेकिन बाल सुधार गृह में उन्हें अपराध की ट्रेनिंग मिल गई और जब वे बाहर आए तो पूरी तरह से अपराधी बन चुके थे। उन्होंने अपना एक गिरोह बनाया और फिर रंगदारी मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे जैसे पैसे आते गए, नए लड़के जुड़ते गए, हथियार आते गए और इस गैंग ने बक्सर और आसपास के इलाकों में अपना आतंक कायम कर लिया। अकेले साल 2011 में इस गैंग ने कुल 6 हत्याओं को अंजाम दिया। जी हाँ, मार्च 2011 में मोहम्मद नौशाद की हत्या, अप्रैल 2011 में भरत राय की हत्या, वहीं मई 2011 में जेल के क्लर्क हैदर अली की हत्या, फिर जुलाई 2011 में शिवजी खरवार और मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या, फिर अगस्त 2011 में चुनावी व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या। राजेंद्र केसरी की हत्या 21 अगस्त 2011 को हुई थी और इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि राजेंद्र केसरी ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया था। इस हत्या से ठीक एक दिन पहले 20 अगस्त को चंदन ने बकायदा ऐलान किया था कि राजेंद्र केसरी को कल मारूंगा, और उसने ऐसा किया भी। यह काम चंदन और शेरू ने मिलकर अंजाम दिया था। लेकिन यह दोस्ती दरार में कैसे बदली और जातीय समीकरणों का क्या खेल रहा। राजेंद्र केसरी हत्याकांड के बाद ही दोनों दोस्तों के बीच पैसों को लेकर अनबन हो गई। कुछ बताने वाले ये भी कहते हैं कि इसमें जातिगत समीकरण भी थे, जिसने दोनों अपराधियों को अलग कर दिया। इसके बाद दोनों ने अपने अपने जातिगत समीकरणों के आधार पर अलग गैंग बना लिया। इसी राजेंद्र केसरी हत्याकांड में चंदन और शेरू दोनों गिरफ्तार हुए थे। उनकी गिरफ्तारी कोलकाता से हुई थी।
क्योंकि वे राजेंद्र केसरी की हत्या कर वहां से फरार हो गए थे। बक्सर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और फिर उन्हें भागलपुर और पटना के बेउर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल में रहते हुए भी उनका आतंक कायम रहा और वे वहां से भी हत्याएं करवाते रहे। इसी दौरान राजेंद्र केसरी हत्याकांड में दोनों को सजा हो गई। शेरू को फांसी की सजा हुई थी, जबकि चंदन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं जब जज चंदन को उम्र कैद की सजा सुना रहे थे तो चंदन ने कोर्ट में मौजूद पुलिस वाले को हथियार छीनकर उसे गोली मार दी और हत्या कर फरार हो गया। आरा पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और वही शेरू की फांसी की सजा भी हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दी। शेरू अब भी जेल में है, चंदन भी जेल ही में था, लेकिन वह पाइल्स के ऑपरेशन के लिए पेरोल पर बाहर आया था। उसकी पेरोल 18 जुलाई को खत्म हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही 17 जुलाई को दोस्त से दुश्मन बने शेरू के गैंग के 5 लोगों ने अस्पताल के अंदर घुसकर चंदन की हत्या कर दी और फरार हो गए। इससे पहले भी आरा के तनिक शोरूम में हुए 25 करोड़ रुपए की डकैती का आरोपी भी यही शेरू गैंग था। अब सीधा सवाल बिहार पुलिस के इकबाल पर उठ रहा है। अब इस हत्याकांड की जांच के लिए एसटीएफ लगी हुई है। अपराधियों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हैं, तो पुलिस को शिनाख्त करने में शायद ही कोई दिक्कत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिहार पुलिस के इकबाल पर है। जी हाँ, जिसने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए 16 जुलाई को इस शूटर सेल गठन करने का ऐलान किया था। लेकिन इस ऐलान के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 5-5 शूटरों ने अस्पताल में दाखिल होकर दूसरे बड़े शूटर की हत्या कर दी और फरार हो गए। वहीं बिहार के एडीजी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में मई, जून और जुलाई में तो हत्याएं होती ही हैं। जब एडीजी का ही ये बयान है तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में कितना बहार है, और इसके बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो यही बिहार की असलियत है। यहाँ एक तरफ अपराधी ऐलान करके हत्याएं करते हैं, दूसरी तरफ अफसर कहते हैं कि इसमें क्या नया है। अब सवाल यह है, क्या बिहार फिर से उसी दौर में लौट रहा है जहां दिन दहाड़े कत्ल होते थे और पुलिस सिर्फ तमाशाबीन बनकर रह जाती थी? तभी तो पप्पू यादव अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। अब बिहार में राष्ट्रपति शासन तो लगने से रहा नहीं, और एडीजी कह ही रहे हैं कि मई, जून, जुलाई में हत्याएं होती हैं। जुलाई में अब भी 10 दिन से ज़्यादा का वक्त बचा है, तो क्या बिहार एक बार फिर और ज़्यादा हत्याओं के लिए तैयार है? यह सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अब बिहार में फिर से पुराने दिनों जैसा जंगल राज लौट आया है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।